प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की हिंदी में क्षितिज गद्य खंड पाठ 1 स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में आप नौकरी करने लगे। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल शैक्षिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपने जो कुछ कहानी संग्रह लिखे, तो इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान ये मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। बीच में विनय और ईंधन ये उपन्यास हैं, इनके बहुत काफ़ी चर्चा का विषय रहे। उन्होंने पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है देश में रहने वाले नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पौधों से, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने वालों से तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति इन सारी चीज़ों से होती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अर्थात देशभक्ति का मतलब केवल यही नहीं है कि आप सेना में जा कर के युद्ध करें, लड़ाई करें। आप जिस जगह पे हैं, जिस स्तर पे हैं, आप यहाँ की नदियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से प्रेम करके तथा इनकी समृद्धि का प्रयास करते हैं। अगर इस देश को स्वच्छ रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, समाज को साफ़ सुथरा रखते हैं, अगर समाज में किसी भी प्रकार का जो समाज किसी गलत रास्ते पर चल रहा है, कुछ लोग समाज के दो समुदायों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उनको एक राह में ले करके आएँ, उनमें अच्छा समन्वय करें। तो ये भी अपने आप में एक देशभक्ति है, ये देशभक्ति से कम नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसे एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने की और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई
वाह भाई, क्या यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। तो हालदार साहब को अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा इस पैराग्राफ तक, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन, कुल मिलाकर के बात यहाँ तक होती है कि जिस कस्बे, एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ एक नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। तो हालदार साहब को उस नगर पालिका के पास से हर 15वें दिन कंपनी के कुछ काम से निकलना पड़ता था। और छोटे से कस्बे से जब गुजरते थे तो उस कस्बे में लड़कों का एक स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। तो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम किया, कभी शौचालय बनवाया, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इस तरह के छोटे मोटे काम हो जाते थे। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवाने का निश्चय किया। तो बहुत प्लानिंग हुई और उसके बाद बजट की तंगी रही होगी या किसी अच्छे कलाकार न मिल पाने की बात रही होगी, जो भी कारण रहा हो, तो सुभाष चंद्र जी की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, वो गांव के ही, उस कस्बे के ही एक मास्टर मोतीलाल जी से ही बनवाई गई। और चूँकि संगमरमर की प्रतिमा थी वो लग गई, चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के एक शिक्षक को सौंपा गया, मोतीलाल जी को। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आँख पर चश्मा नहीं था। सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ये बात जब हालदार साहब ने वहाँ से आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई यह बड़ा ठीक आइडिया है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने फिर मूर्ति पर गौर किया, तो अब इस बार मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने देखा तो इस बार फिर से फ्रेम बदला हुआ था, चश्मा बदला हुआ था। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को ख़राब लगती होगी, इसीलिए बेचारा कैप्टन मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। कैप्टन को ख़राब लगती होगी इसीलिए उसने अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। और जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की डिमांड करता, मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसी मूर्ति से उतार कर ग्राहक को देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर जो है वो चश्मा लगाना भूल गया था। तो हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। आपकी जानकारी के लिए, आप जानते भी होंगे जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना का गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। तो आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया, तो उसमें बहुत सारे लोग हमारे देश के सैनिक हो गए थे, बन गए थे। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हालदार साहब को देशभक्त, उन्होंने पूछा कि क्या वो कोई आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को इस तरह से एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वह एक बूढ़ा मरिया लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी। अगर चित्र उपलब्ध होगा तो मैं दिखा देता हूँ, संभवतः ये इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वह एक बूढ़ा मरिया लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी, ये देखिए गांधी टोपी है, लंगड़ा है बेचारा, गांधी टोपी थी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेर सारे चश्मे थे। वो उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। ये एक बांस में टंगे हुए चश्मे और एक संदूकची जिसमें वो चश्मे बनाने के लिए औजार रखता। और यहाँ जो पान वाला है उसका व्यक्तित्व भी कैसा है, मोटा, जिसकी तोन बड़ी सी, गोल मटोल, हमेशा पान ठूंसे रहता, काले काले दांत,
और बड़ा खुशमिजाज टाइप का आदमी था, और ट्रेडिशनल जैसे कि पान वाले होते हैं वैसे ही था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगे हुए देखे जब वो 2 साल तक वहाँ रहे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला तो जानकारी हुई कि कैप्टन मर गया था। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को भी कहा कि अब इस कस्बे पर, इस चौराहे पर तुम्हें नहीं रुकना है। और फिर एक मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने का पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से होके गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वह रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधान की मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। अब पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब जब इस बार वो गए तो उन्होंने पहले ड्राइवर से कह दिया कि अब नहीं रुकेंगे, ना पान खाएंगे, पान कहीं और खा लेंगे। जैसे ही उस चौराहे के पास आए तो बरबस उनकी आंखें चूँकि आदी हो गई थी, हैबिचुअल हो गई थी, वो आते और उनका ये डेली रूटीन हुआ करता था चौराहे पर, उस कस्बे के चौराहे पर रुकते, पान खाते, नेताजी की मूर्ति को देखते। इस बार जब उन्होंने कहा कि रुकना नहीं तो ड्राइवर ने नहीं रोका। गाड़ी तेज़ी से जा रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि अचानक से चीख पड़े। कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात उन्होंने देखी। वो बात ये थी कि सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की जो मूर्ति थी उसकी आंखों पर चश्मा था, सरकंडे का चश्मा, लकड़ी टाइप का एक होता है सरकंडा, उसका चश्मा उन्होंने लगा देखा, उसका फ्रेम लगा देखा। तो उतरे, दौड़कर भागे और उस अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए और देख करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आंखें भर आईं आंसुओं से। वो समझ गए कि इस देश में आज भी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उसमें आज भी देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए प्रेम व सम्मान है। इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको समझ में आ गया कि देश का भविष्य जो है सुरक्षित हाथों पर है। ये बात उन्हें समझ में आ गई, इसलिए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये पाठ यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सेनानी न होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मुझ पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो पहला, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए क्योंकि वो सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन उनकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं लगा होगा। चश्मा वाला लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है। अब वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए वो मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है?
ये खा है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, इस धरोहर को संभालने में सक्षम है, वो संभालेंगे। बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना, देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना आज की इस जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस भविष्य में आने वाली इस पीढ़ी के मन में पूरी तरह रची बसी हुई है, पूरी तरह भरी हुई है, इसलिए वो भावुक हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये जो है चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं टर्मिनेट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जहाँ पर जो स्क्रीन है आपकी, जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे रेड फॉन्ट में सब्सक्राइब लिखा होगा और बेल का आइकन होगा, उसको प्रेस कर देंगे, उसको क्लिक कर देंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह से अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।